हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एक मॉडल पेपर, ठीक है, जो कि सीबीएसई 2021 फिजिक्स पर बेस्ड था। तो आज हम और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक हो गया। तो ये फिजिक्स जो कि फिजिक्स का पेपर सीबीएसई 2021 10 दिसंबर को है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बेस्ड हैं टर्म फर्स्ट पर। ठीक है। तो डेफिनेटली क्या इन क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ये सीधे जो एग्ज़ाम है उसमें आपको डायरेक्ट दिख सकते हैं। इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज ये सब प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो इनके रिपीट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। ठीक हो गया। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी मैंने मॉडल पेपर कराए थे वो सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से एक बार खुद करके भी देखें। इन क्वेश्चंस को भी आप मेरे साथ साथ खुद करके भी देखें, ठीक है, और एनालाइज करें कि आपको कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? टू बॉल्स कैरिंग चार्जेस +7 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट विथ अदर विथ अ फोर्स ऑफ एफ। ठीक है। इफ चार्ज -2 माइक्रोकूलम इज एडेड टू बोथ देन द न्यू फोर्स बिटवीन देम। तो जनरली ये बेसिक सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। देखो कंडीशन फर्स्ट क्या है? कंडीशन फर्स्ट जो हमको क्या गिवन है? कंडीशन फर्स्ट ये है, हमारे पास टू बॉल्स हैं, ठीक है, टू बॉल्स हैं। ये हमारे पास क्या है? +7, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। 7 माइक्रोकूलम का है और ये -5 माइक्रोकूलम का है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज दैट वो डिस्टेंस कितनी है? r डिस्टेंस है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा इस केस में? जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो कूलाम्स लॉ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ठीक है, क्या होता है? के क्यू वन 7, ठीक हो गया, 7 माइक्रोकूलम, क्लियर। और ये 5, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। माइनस तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इनिशियल कंडीशन आ गई हमारे पास। ठीक है। अब हमने क्या किया? इसमें -2 माइक्रोकूलम ऐड करा। ठीक है। तो अब हमारे पास देखो कंडीशन सेकंड क्या बन जाएगी? कंडीशन सेकंड क्या बन जाएगी? देखो न्यू चार्जेस क्या क्या हो जाएंगे। ये फर्स्ट चार्जेस तो कितना था? +7 माइक्रोकूलम था, ठीक है, और ये -5 माइक्रोकूलम है। अब हमने यहाँ से क्या किया उस चीज़ को बहुत ध्यान से सीखेंगे। ठीक है। हमने यहाँ क्या किया है? -2 माइक्रोकूलम हमने ऐड करा है। तो यहाँ भी हम ऐड करेंगे -2 माइक्रोकूलम और इधर भी हम ऐड करेंगे -2 माइक्रोकूलम, क्लियर। तो अब न्यू चार्जेस क्या आ जाएगा कि देखो न्यू चार्जेस क्या क्या बन जाएंगे? न्यू चार्जेस क्या बन जाए? डिस्टेंस में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है तो 7 - 2 ये बन जाएगा +5, ठीक है, +5 माइक्रोकूलम और ये बन जाएगा -7 माइक्रोकूलम। ठीक है। डिस्टेंसेस में हमने कुछ नहीं किया है। तो अब हमको न्यू चार्जेस पता चल गए जो कि +5 और -7। तो अब हम न्यू फोर्स निकाल देते हैं। एफ डैश क्या होता है? के क्यू वन क्या आ जाएगा? +5 माइक्रोकूलम, ठीक हो जाएगा, और Q2 कितना हो जाएगा? माइनस, ठीक है, -7 माइक्रोकूलम, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा r²। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर आप यहाँ पर भी यूज़ करना चाहते हैं माइनस को तो यहाँ पर भी माइनस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, माइनस। तो देखो सेम वही है, हम इक्वेशन 1 और 2 से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या देख पा रहे हैं? देखो दोनों सिमिलर हैं। देखो के 7, ये है 7 और ये माइनस का आंसर आएगा -35 माइक्रोकूलम। के -35 माइक्रोकूलम अपॉन r²। यहाँ से भी देखो एफ डैश से भी वही आ रहा है। ठीक है, -35 के -35 माइक्रोकूलम अपॉन r²। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं कि जो f और f डैश है वो दोनों इक्वल हैं। -2 माइक्रोकूलम ऐड करने पर
फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो सेम होगा, देखो एफ। ठीक है, एफ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आज का। सेकंड क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2। ठीक है, स्मॉल आर दे रखा है, 3r/2। 3r/2 का मीन्स क्या हुआ, 2 1 जा 2, 1.5 हो गया है। ठीक है, 1.5 आ गया। फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ये देखो, इसको ध्यान से ध्यान करना, ये है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल मतलब ये हॉलो की बात कर रहा है, ये हॉलो की बात कर रहा है, ये हॉलो की बात कर रहा है। ऑफ रेडियस आर इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, आर डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस पर ई है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2, एट अ डिस्टेंस r/2, इसको हम r1 ले लेते हैं, r2, r2 क्या हो जाएगा, r/2, r/2 मीन्स 0.5r, 0.5r। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो फर्स्ट केस तो ये है। ठीक है, ये फर्स्ट केस तो ये है, जब ये क्या है, r1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गिवन है, ये कितना दे रखा है, सेंटर से 3r/2, 3r/2, 3r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितना दे रखा है, ई दे रखा है। ठीक है, अब देखो सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में क्या कह रहा है कि r/2। ठीक है, ये r/2 कहीं पे इनसाइड, ये पॉइंट क्या है, आउटसाइड। ठीक है, और आउटसाइड हमको दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा r/2, r/2 कहने का मीनिंग क्या हुआ कि ये पॉइंट P कहाँ आ गया, पॉइंट P कहाँ आ गया, पॉइंट P इनसाइड आ गया, पॉइंट P इनसाइड आ गया। अगर पॉइंट P इनसाइड आ गया तो हॉलो स्फेरिकल सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, तो जीरो होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, डायरेक्ट उसने नहीं बताया कि आप अंदर बताओ, सीधे नहीं कहा, उसने बोल दिया कि r/2, r/2 पॉइंट कहाँ आ जाएगा, r/2 पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये इनसाइड आ जाएगा, इनसाइड द हॉलो स्फीयर। इनसाइड चार्ज नहीं होता है, सारा का चारा। ठीक है, ऑल द चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, तो अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसीलिए इन क्वेश्चन के जो आने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 लीजिएगा, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे तब जाके बहुत मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म। आपने पकड़ना है, ये नॉन यूनिफॉर्म कह रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, विच वेरी। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म में जो होता है, मैंने बताया था, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। जब हम किसी डायपोल को, ठीक है, या बार मैग्नेट को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें टॉर्क भी लगेगा, फोर्स भी, दोनों फोर्स से लगते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, बोथ नॉन यूनिफॉर्म की बात की, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा तो डायपोल एक्सपीरियंसेस बोथ टॉर्क एंड फोर्स। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म की बात करेगा तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अगर ये पूछ लिया जाएगा तो यूनिफॉर्म में क्या होगा, इट एक्सपीरियंस ओनली टॉर्क। ठीक है, और टॉर्क कितना होता है, P क्रॉस ई। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल होगा, इट विल एक्सपीरियंसेस ओनली टॉर्क, नो फोर्स। ठीक है, नो फोर्स, दैट मीन्स फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो आपको एग्जाम में जल्दीबाजी में ऑप्शन नहीं लगाना है, ध्यान से देखना है कि यूनिफॉर्म कह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म कह रहा है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म कह रहा होगा तो डायपोल एक्सपीरियंसेस बोथ
टॉर्क एंड फोर्स। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, लेट ई ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इट्स एक्सिस, एक्सियल प्लेन है, और ई क्यू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल प्लेन डिस्टेंस एल। द रिलेशन, ये तो मैंने बताया है आप लोगों को कि जो ई एक्सिस अपॉन ई इक्वेटोरियल आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्सिस एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, इसका आंसर आता है 2। ठीक है, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ई एक्सिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, ई एक्सिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल। ई एक्सिस को यहाँ क्या दे रखा है, ई ए दे रखा है, तो ई ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई क्यू, 2 टाइम्स ऑफ ई क्यू। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऐसा लिख सकते हैं, ई ए जो एक्सिस पर होगा वो 2 टाइम्स होगा इक्वेटोरियल पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर होगा वो 2 टाइम्स होगा इक्वेटोरियल पर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फिर से ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो गया। एन इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो कैसे दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म, देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट एक्सपीरियंसेस बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, टॉर्क एंड फोर्स, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, ऑफ डायपोल मोमेंट पी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो टाउ का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए आप लोगों को। टाउ इक्वल टू क्या होता है, पी क्रॉस ई, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, इससे न्यूमेरिकल भी आता है, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई। ये इसका वेक्टर फॉर्म है, तो हमसे वेक्टर फॉर्म ही पूछा है, तो टॉर्क क्या होता है, पी क्रॉस ई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अ पॉइंट चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ मेटालिक इंसुलेटेड स्फेरिकल सेल। ठीक है, स्फेरिकल सेल देन, ठीक है, इस मेटालिक, देखो स्फेरिकल सेल कहना चाह रहा है, ये हॉलो की बात हो रही है, डायरेक्ट हॉलो नहीं कह रहा आप लोगों से, ये हॉलो स्फेयर की बात हो रही है। मेटालिक कहो, इंसुलेटिंग कहें और स्फेरिकल सेल कहें, तो ये क्या है, ये हॉलो स्फीयर की बात करना चाह रहा है, ठीक है, तो हॉलो के अंदर क्या होता है, जो ऑल द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन द सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो तो आता है जीरो, अंदर आता है जीरो। ठीक हो गया, और सरफेस पर आता है ई सरफेस आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आउटसाइड आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक ये है नेट इंड्यूस चार्ज, ये भी नेट इंड्यूस चार्ज नहीं, सरफेस पर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होता है, सेम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज जीरो। ठीक है, तो आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड से करेक्ट आंसर की ओर भी जा सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो 7th का क्या हो जाएगा, अंदर जीरो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लियर, नाउ देखो कैसा, और इसी क्वेश्चन को किस तरीके से और पूछा गया है, देखो एग्जाम में। स्फेरिकल सेल कहते ही
पता चल जाना चाहिए कि ये हॉलो स्फीयर की बात हो रही है, खोखला प्लास्टिक की बॉल, ठीक है। अ स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर अ चार्ज कैपिटल क्यू यूनिट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोल रहा है। अभी सेम वही क्वेश्चन है। एक मेरे पास क्या है, हॉलो है, इसकी रेडियस क्या है, ये हॉलो स्फीयर है। तो अभी मैंने बताया था कि ई इनसाइड तो जीरो होता है और ई आउट कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कैसी वेरी कर रही है, -2 -2 -2, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेक्ट ऑप्शन की ओर जा सकते हो। अब देखो ऑप्शन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल एट अ पॉइंट इनसाइड जीरो, इनसाइड जीरो ठीक है, बट आर की पावर -1 नहीं, आर की पावर 2। इनसाइड कांस्टेंट, ये भी गलत। इनसाइड जीरो एंड वेरीज आर की पावर -2, आउटसाइड बिल्कुल सही है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखो अंदर तो जीरो है, बाहर आर की पावर -2 वेरी कर रही है, और ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो इनसाइड जीरो और आउटसाइड ऐसे वेरी कर रही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और जो जिसने भी क्या कहते हैं वो नहीं देखा है, प्रीवियस मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, वो एक बार पक्का देख लें एग्जाम से पहले, ठीक है। बाकी के वहाँ भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी पूछ रहा है। डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी हम कैसे लिखेंगे, देखो ये वैसे तो तुम ये कूलाम्स लॉ से निकाल सकते हो, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये होती है। देखो इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, इसकी डायमेंशन पूछ रहा है। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, Q1 Q2 और F × R² आ जाएगा। जब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो Q1 Q2 अपॉन 4π डायमेंशन लेस 4π, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, 4R² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप डायमेंशन निकाल सकते हो। यहाँ से भी आप आसानी से Q1 की डायमेंशन का फॉर्मूला रखेंगे। Q1 का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, देखो 80, चार्ज का कितना होता है 80, और इसका कितना हो जाएगा, ये भी 80, ठीक है। फोर्स का कितना होता है mLT-2, और इसका कितना हो जाएगा डिस्टेंस का L²। तो अब देखो m को ऊपर लेके आओ, m-1, L3, L को ऊपर लेके जाओ -3, T देखो T को ऊपर लेके जाओ, T की पावर 4 आ जाएगा, A की पावर 2 आ जाएगा। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर कोई स्टूडेंट्स इतना नहीं कर सकता है तो इसको याद करने की एक ट्रिक भी होती है, मेल्ट। क्या, आप MELT लिखना, मेल्ट। और देखो m की पावर -1, A की पावर +2, L की पावर -3, T की पावर 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप पावर लगा सकते हैं, -1 +2 -3 +4, ठीक है। ये ट्रिक है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन टाइम में आप इसी से क्या कर सकते हो, ट्रिक, यही इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो, मेल्ट -1 +2 -3 -4, MELT। अब देखो m की पावर -m A -1 +-3 4, तो इसका क्या हो जाएगा, मेल्ट। ये आगे पीछे लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो 10th क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, फ्लक्स निकालना है। देखो फ्लक्स निकालना है थ्रू एन एरिया 2 मीटर स्क्वायर लाइंग इन YZ प्लेन, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया z, ठीक है। अब हमको देखो एरिया कौन सा प्लेन का निकालना है, ये YZ प्लेन है, ठीक है। ये YZ प्लेन है, इसका एरिया हमको दे रखा है। अब YZ प्लेन का क्या होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा बताओ, एरिया वेक्टर ऑफ YZ प्लेन, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, तो क्या होगा बोलो, x होगा, ठीक है। YZ प्लेन का एरिया वेक्टर क्या होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो YZ प्लेन का एरिया वेक्टर क्या लोगे, x आ जाएगा, ठीक है। और x के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लिखोगे, I कैप। तो हमको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स कैसे निकालेंगे, E.ds, इलेक्ट्रिक फील्ड और
एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है, बिकॉज ए इज कॉन्स्टेंट है यहाँ। 5i प्लस 2j, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एज इट इज रखना है। और ds कितना दिया है हमको, 2 दे रखा है, 2 मीटर स्क्वायर कहाँ, yz के परपेंडिकुलर कंपोनेंट x मीन्स x के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर i। तो देखो i डॉट i 1 होता है, j डॉट i 0 होता है, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और i डॉट i कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 10 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एक्स वाई कहेगा तो जेड आ जाएगा। ठीक है, और वाई एक्स से कहेगा तो जेड आ जाएगा, एक्स वाई कहेगा तो जेड आ जाएगा, और वाई एक्स से कहेगा तो जेड आ जाएगा। तब भी एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेंगे। क्लियर, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट 11th बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, द पोटेंशियल हमको दिया है, देखो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन इज अ फंक्शन डिस्टेंस एक्स ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हम रिलेशन जानते हैं। ठीक है, ये वेयर आर इज द पोजिशन वेक्टर। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स में ही वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कैसे लिखोगे, -dv/dx लिखना है बस। हमको पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर, तो अब देखो यहाँ से ई एक्स कितना आ जाएगा, -d/dx को तो ऐसे रखेंगे, v की वैल्यू रख देंगे। यहाँ v की वैल्यू रखोगे 5x² - 10x - 9। अब डिफ्रेंशिएशन तो सबको आता है, x की पावर n का d/dx ऑफ x की पावर n, बहुत बार बता चुका हूँ, n आगे आ जाता है, पावर n-1 हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूले को अप्लाई करो, देखो माइनस माइनस तो ऐसे रहने दो, और ये देखो 5 बाहर आ जाएगा, इस d/d ये डिफरेंशियल ऑपरेटर को सबके पास भेजो, -10 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x, और -d/dx ऑफ 9, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखो 2 आगे आ जाएगा, 5 इंटू 2 10, 10x माइनस एक्स का 1, 10x - 10 इसका 0 हो जाएगा। ये हमने ई एक्स से निकाला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, क्योंकि एक्स में ही वेरी कर रहा है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x = 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, निकालने के बाद क्या करोगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने जहाँ जहाँ x आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जब x = 1 है। तो x = 1 होगा तो क्या लिखोगे, 10 इंटू 1 -10, तो 10 - 10 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, x = 1 पर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 10 - 10 0। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पोटेंशियल चेंज कर करके देता है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th 0 हो जाएगा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पक्का इसको खुद प्रैक्टिस करके देखें। ठीक है, नाउ देखो 11th क्वेश्चन क्या है, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक हो गया, चार्ज क्यों है, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 होगा, देखते ही समझ जाओ। एट, ठीक है, रेस्ट इज रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ई, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है हमको, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड आउट करना है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए सबसे मुझे पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें फोर्स लगेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले फोर्स कितना लगेगा, F = QE इज द फोर्स लगेगा, F = QE फोर्स लगेगा उसमें। ठीक है, F = फोर्स लगेगा। और स्टेप नंबर 2, फोर्स से क्या आएगा, फोर्स से क्या आएगा बताओ, एक्सेलरेशन आएगा, F = ma। यहाँ से इस स्टेप से आप एक्सेलरेशन निकाल लो, A = F/m। स्टेप बाय स्टेप सीखना है, बहुत आसान सी चीज़ें। तो ये आ जाएगा QE/m, आपने इसका एक्सेलरेशन निकाल दिया QE/m, F की वैल्यूज़ आपने यहाँ पुट कर दी, इस F को यहाँ पुट कर दिया, तो एक्सेलरेशन निकल गया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, अब हमको U, V और A पता है, तो सबसे बेहतर तो यही वाली है, V = U + AT। अब देखो
ये तो जीरो है, इनिशियली है, तो v कितना आ जाएगा, a हमको पता है, जीरो जीरो ही हो गया, a कितना आ गया, क्यू ई, ठीक है, क्यू ई बाई एम इंटू टी। ये क्या आ गया बताओ, ये वेलोसिटी आ गई। अब हमको वेलोसिटी थोड़ी पूछ रहा है, हमसे तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो स्टेप नंबर हम थर्ड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो हाफ एम इन द प्लेस ऑफ वी पुट क्यू ई बाई एम इंटू टी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो ऊपर लिख देता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अब कितनी आ जाएगी उसको ध्यान से देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाँ एम से एम कैंसिल कर दे रहा हूँ, देखो हाफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर, एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एक एम यहाँ पर बचे रहेगा। तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टू एम, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टू एम, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो बहुत आसान है फिजिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूस, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट पॉजिटिव एंड एंड, बिल्कुल सही है। देखो जिसको एलिमिनेशन आता है वो क्वेश्चन का ऐसे ही आंसर कर सकता है। तो हमसे कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है कह रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, क्योंकि वो पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती है। क्लियर, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो गॉस लॉ, 13 कह रहा है कि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर। गॉस लॉ देखो आप किसी भी सरफेस के लिए लगा सकते हैं, गॉस लॉ आप किसी भी सरफेस के लिए लगा सकते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, सरफेस क्लोज होना चाहिए, सरफेस क्लोज होना चाहिए, एनी क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, गॉस लॉ को आप किसी भी क्लोज सरफेस में लगा सकते हो, पर सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, 13th का ए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, 14 भी विज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 क्या देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। क्लियर, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इट इज ड्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसको हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, कहीं पे भी चले जाओ पोटेंशियल सेम रहेगा। अब हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल पूछ रहा है ये। यू विल ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो एंगल हो रहा होगा ना, वो हमेशा ऑलवेज 90, ऑलवेज 90, ऑलवेज 90। ठीक है, हमेशा 90। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ऑलवेज 90। ठीक है, ये है 14th क्वेश्चन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 ड्रॉप्स ऑफ Hg आर कंबाइंड टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। अच्छा, तो देखो कहना क्या चाह रहा है कि 8 ड्रॉप हैं, देखो ये 8 ड्रॉप हैं, किसकी ड्रॉप हैं, Hg की हैं। कितनी ड्रॉप हैं, 8 ड्रॉप हैं। कितनी ड्रॉप हैं, 8 ड्रॉप हैं। इनको जब कंबाइन किया गया तो कह रहा है कि एक बड़ा ड्रॉप बना दिया, कह रहा है बड़ा, तो इसका मतलब रेडियस बढ़ जाएगी, फिर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ, रेडियस बढ़ जाएगी। क्लियर, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, द कैपेसिटेंस पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है रेशियो पूछ रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है।
तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा बताओ, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगाना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या कहेगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्पेरिकल है, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप को हम लिख सकते हैं 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। बोलो ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा। अब देखो बड़े वाले का क्या लिखोगे, 4/3 पाई, इसकी रेडियस बड़ी है r³, इसको लिखोगे 8 इंटू फोर, सॉरी बिगर, ठीक है, 8/4/3 पाई, इसकी रेडियस है स्मॉल r³, ठीक है, छोटे वाले का। अब देखो होगा क्या, देखो 4/3 से ये कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल कर दो, r इक्वल टू क्यूब रूट ले लो, r इक्वल टू 2×2=4, 2×8, ये 2r आ जाएगा। देखो कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। अब ये तो स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 देखो क्या करेंगे, हमको पता है कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर क्या होता है, ठीक है, क्या होता है बोलो, C इक्वल टू 4πε0r, ये कैपेसिटेंस होता है स्फेरिकल कंडक्टर का। तो अब हमको क्या लगाना है, C ऑफ स्मॉल ड्रॉप अपॉन C ऑफ बिगर ड्रॉप। ध्यान से समझेंगे, एक एक स्टेप ध्यान से समझेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4πε0r, ε0r, ये तो ठीक है। कैपिटल के लिए क्या लिखोगे, 4πε0 कैपिटल R। देखो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, देखो R और इस कैपिटल R इन द प्लेस ऑफ कैपिटल R यू पुट 2r, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2, दैट मीन्स 1:2। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पॉपुलर क्वेश्चन है कैपेसिटेंस का पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1:2, ठीक है। क्लियर है, तो देखो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर से ठीक हो रहा है। कितनी ड्रॉप्स हैं, 8 ड्रॉप एट Hg, 8 है ना, तो ठीक हो गया। ये 8 इंटू ये 4 पर ये सो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम ले लेंगे तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2r आ जाएगा, 4πε0r और तो ये 1:2 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 1:2, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1:2, 4πε0r, ठीक है। क्लियर, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ऐसे ही करेंगे इसको, ऐसे ही करेंगे हमेशा, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सीखो क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपने एक बार खुद भी करके देखने हैं, खुद करके देखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाओगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। 16, अब देखो इन अ रीजन कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, एक ऐसा रीजन है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांस्टेंट है, बोथ आर पैरेलल इन दिस रीजन अ चार्ज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट द पाथ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें केस आता है, देखो एक केस आता है इसमें वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है। एक केस आता है वेलोसिटी सिलेक्टर, क्या होता है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, देन v क्या होती है, E/b, ठीक है। तो देन पार्टिकल पासेस अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो पार्टिकल है तब क्या होता है, सीधे स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, ठीक है, सीधे होना चाहिए। अब देखो इस केस में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल में तो उसमें कोई फोर्स ही नहीं लगता है, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, QUB sin थीटा होता है फोर्स। अगर देखो V और B के बीच में अगर एंगल कितना है, एंगल बिटवीन V एंड B, अगर E एंड B देख लो, E और B पैरेलल हैं तो E और B के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। अगर एंगल 0 होगा तो पार्टिकल में कोई फोर्स ही नहीं लगाएंगे, पार्टिकल में कोई फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो पार्टिकल सीधे चले जाएगा, ठीक है।
ई और बी दोनों पैरेलल हो गई, पैरेलल में कोई फोर्स ही नहीं लगता है क्योंकि एंगल जीरो हो जाएगा। एंगल जीरो होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा पार्टिकल में, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा तो पार्टिकल कैसे चले जाएगा, स्ट्रेट लाइन चले जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज का करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। तो इस केस में क्या होता है, देखो मोमेंटम क्या रहता है, चेंज होता है, मोमेंटम चेंजेस बट काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, कभी भी ध्यान रखेंगे सर्कुलर मोशन है, मोमेंटम चेंजेस होगा क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, काइनेटिक स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, ड्यू टू स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, सो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। 18 when a charged particle moving with velocity v subjected to a uniform magnetic field b, the force on it non zero। ठीक है, देखो फोर्स कितना लगता है, पहले तो वो आना चाहिए क्यू यू बी साइन थीटा, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा एफ इक्वल टू क्यू यू बी साइन थीटा, या वेक्टर फॉर्म आती है कभी कभी इसके एग्जाम में, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, हमेशा वी क्रॉस बी नॉट बी क्रॉस बी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अब इसमें फोर्स कब नॉन जीरो होगा कह रहा है। ठीक है, नॉन जीरो कब होगा, जब थीटा, देखो जब थीटा जीरो होगा उस समय तो फोर्स जीरो होगा क्योंकि साइन जीरो जीरो होगा, जब थीटा 180 होगा उस समय साइन 180 भी जीरो होता है, इन दोनों केस में जीरो रहेगा। जब हमारे पास थीटा 90 होगा उस समय जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, कितना होगा, क्यू यू बी साइन 91 हो जाएगा। तो नॉन जीरो कब होगा, नॉन जीरो कब होगा, फोर्स जीरो कब होगा, फोर्स जीरो कब नहीं होगा कह रहा है, फोर्स इज नॉन जीरो, एंगल बिटवीन देम 180, इसमें तो जीरो होगा, ये गलत, एंगल बिटवीन देम, ठीक है, एंगल बिटवीन देम एनी वैल्यू अदर देन 90, ये गलत है, एंगल बिटवीन देम 0 और 180 पे तो जीरो होता है, एंगल बिटवीन देम नेसेसरीली 90। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, एंगल बिटवीन देम कैन हैव एनी अदर वैल्यू 0 एंड 180। हाँ ठीक है, तो 0 और 180 को छोड़ के कोई सी भी वैल्यू होनी चाहिए, तो तभी हमको क्या मिलेगा, फोर्स नॉन जीरो मिलेगा। फोर्स नॉन जीरो मिलने के लिए 0 और 180 को छोड़कर और कोई भी वैल्यूज होंगी तो हमको फोर्स कैसा मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। नाउ 18, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, V इक्वल टू आई आर होता है और R इक्वल टू होता है V बाई आई। ठीक है, और V क्या होता है, पोटेंशियल W बाई क्यू इंटू आई। इसको सॉल्व कर लेंगे, वर्क की कितनी होगी, M L स्क्वायर T माइनस 2। ठीक है, और चार्ज की A T और करंट की A, तो क्या आ जाएगा, M L स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 2। ठीक है, ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 2। ठीक है, ML स्क्वायर T माइनस 3, ML स्क्वायर T माइनस 3 पहला वाला गलत, ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 2, तो इसका रेजिस्टेंस का ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इज इट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, यहाँ से आप रो की वैल्यू निकालो, आर ए बाई एल, रेजिस्टेंस की अभी निकाल रखी है कितनी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, ये रेजिस्टेंस की है। ए क्या है, एरिया का एल स्क्वायर होगा,
है ना, और लेंथ का कितना होगा एल। तो रजिस्टिविटी की आप फाइंड आउट कर लेंगे कितना, एम एल की पावर, देखो एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, एम एल थ्री टी माइनस थ्री और ए माइनस टू, ये हो जाएगी रजिस्टिविटी की। देखो कितनी आसान है, चीज़ों को अगर सीखोगे तो कितना आसान है। एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ठीक है, ये सब ए होंगे हैं, ये सब मिसप्रिंट हुआ है, ये सब ए होना चाहिए। तो एम एल थ्री टी माइनस थ्री और ए माइनस टू, जो कि ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ऐसी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन 21 जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट सोन इन फिगर। देखो करंट बैटरी है तो यहाँ से हमेशा आई करंट, इसमें देखो यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, इसमें आई फ्लो। देखो ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, ठीक है, ये जंक्शन है। सपोज दैट मैं कह रहा हूँ, सपोज दैट मैंने ये कहा कि सपोज दैट यहाँ एक्स करंट चली गई, ठीक है, इस 2 ओम, क्योंकि जंक्शन से करंट डिवाइड हो जाएगी। सपोज दैट मैं कह रहा हूँ बैटरी से आई करंट आ रही थी, मैंने बोला कि सपोज दैट एक्स करंट गोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। तो अब वापस कितनी आएगी, वापस कितनी आएगी, आई में से कुछ कम आएगी, आई माइनस एक्स से क्या आएगी, देखो करंट वापस आएगी कि नहीं आएगी। तो देखो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा नहीं हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, बताओ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ क्यों। देखो इनकमिंग कितनी है, ठीक है, इनकमिंग करंट कितनी है, इनकमिंग करंट कितनी है आई, क्लियर, और आउट गोइंग कितनी आ रही है, देखो ये आउट गोइंग जो है, इनकमिंग करंट कितनी आ रही है आई माइनस एक्स, और आउट गोइंग कितनी है, आउट गोइंग आई। तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। देखो जितनी करंट बैटरी से जा रही है, जितनी करंट बैटरी से पास कर रही है, सेम उतनी ही करंट बैटरी में वापस भी आनी चाहिए। अगर यहाँ से आई करंट पास हो रही है तो आई करंट बैटरी में वापस भी आनी चाहिए, जो कि यहाँ आई माइनस एक्स आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो एक्स को, ये आई, इस देखो आई माइनस एक्स, यहाँ आई कब आ सकती है, जब एक्स को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब एक्स जीरो हो जाएगा तो आई करंट यहाँ आ रही है, तो इस सर्किट में आई वापस भी हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, 2 ओम से कितनी कितनी करंट पास करेगी, तो आंसर होना चाहिए जीरो, आंसर होना चाहिए जीरो, ठीक है, क्योंकि जितनी करंट बैटरी से क्या होगी आएगी, उतनी ही करंट इसमें एंटर भी करनी चाहिए, जितनी करंट एंटर कर रही है उतनी लीव करनी चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब एक्स को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए आंसर जीरो होगा। 21 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 21 नाउ 22 ईच ऑफ रेजिस्टेंस, ये दे रखा है द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो जब भी तुम्हें सर्किट में, जब भी सर्किट में तुमको 5 और 6 रेजिस्टेंस दिख जाए, ठीक है, 5 और 6 रेजिस्टेंस दिख जाए, तो सीधे सीधे आप व्हीट स्टोन ब्रिज बनाना बस। मैक्सिमम केसेस में व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाता है, क्योंकि हम यहाँ से देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए जाएंगे, ठीक है। देखो अगर ये वाला पॉइंट बी है, इक्विपोटेंस ये बी है, तो अब देखो ई भी बी होगा, ई को भी बी कह सकते हैं, और ये बी होगा तो ये बी नहीं होगा, फिर इसको सी कह देते हैं, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया है, ठीक है, बीच में रेजिस्टेंस आ चुका है, तो ये सी हो जाएगा, क्लियर, ये सी हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये ए होगा, ये ए होगा तो अब एफ को भी हम ए कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर ये सी होगा तो ये सी नहीं होगा, ये डी होगा, बस। अब आप क्या करो, इसको रीड्रॉ करो, सर्किट को क्या करो, रीड्रॉ, सर्किट को क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे। जिनके बीच में हमने रेजिस्टेंस निकालना है उसको हम हमेशा बाहर ही रखेंगे, इसको हमेशा बाहर रखना, ठीक है। ए बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी हो जाएगा, ठीक है, ए बी, ए बी, और इसके बाद हमको क्या चाहिए, ए बी, ये ए और बी, अब हमको क्या चाहिए, सी और डी, ए और बी, और ये रहेगा सी, और ये रहेगा डी,
ये डी। ठीक है, इस तरीके से। अब हम रेजिस्टेंस को फिट करना शुरू करते हैं। देखो ए और सी, ठीक है, ए और सी, देखो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर। ए और सी के बीच में हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं आर। ए और सी हो गया। अब उसके बाद देखेंगे बी और सी, बी और सी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है आर। मैक्सिमम केस में व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाता है। ठीक है, अब देखेंगे ए और डी, ए और डी, ए और डी के बीच में भी है आर। ए और डी, ए और डी के भी है आर। ठीक है, ए और डी। इसके बाद देखेंगे बी और डी के बीच में भी है एक रेजिस्टेंस आर। बी और डी के बीच में भी है एक रेजिस्टेंस आर। ठीक है, बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर। अब बचा है क्या, सी और डी। देखो सी और डी के बीच में है कोई, ये हो गया सी और डी। ये सी और डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस आर। तो देखो सारे रेजिस्टेंस यूज हो गए, सारे रेजिस्टेंस यूज हो गए। देखो तो एक ये व्हीट स्टोन बन गया है। ये क्या बन गया है, 1 2 3 4 5, तो व्हीट स्टोन बन गया है। इन्हीं दोनों के बीच में हमने निकालना था। तो देखो ये क्या है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। ये क्या है, बैलेंस्ड है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल सी का होगा वही डी का होगा। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो ये बेकार हो जाएगा। अब देखो जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, तो ये दोनों सीरीज, जो करंट इसमें जाएगी वही इस आर्म में भी जाएगी, तो दोनों सीरीज आपस में पैरेलल। तो देखो आर और आर का, अब इसका सर्किट को दोबारा से रीड्रॉ करो। आर और आर का ये दोनों सीरीज में है, आर और आर सीरीज में 2R दे देंगे, और ये आर और आर फिर से सीरीज में है, तो ये कितना दे देंगे, 2R दे देंगे। ये वाला हो जाएगा ए, ये वाला हो जाएगा बी। ठीक है, 2R और 2R किस में है, पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 4R। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4R² अपॉन 4R। 4 से 4 कैंसिल, ये तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आर, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आर। तो देखो रीड्रॉ करना आना चाहिए, सर्किट को रीड्रॉ करना आना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो, करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी तुमको सर्किट में 4 या 5 6, ठीक है 5 6 अगर रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो आप सीधे सीधे व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए चले जाइए, वहाँ से डेफिनेटली आप करेक्ट आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, 22 क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23 भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 23 भी एग्जाम में आया हुआ है, द करंट इन द गिवन सर्किट। तो करंट निकालना है हमको, तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, सबसे पहले आप आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट देखो ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी। जो करंट इस 6 ओम में जाएगी वही इस 6 में जाएगी। तो इसका मीनिंग 6 और ये 6 किस में हो गए, सीरीज में हो गए 6 और। अब देखो इस सर्किट को रीड्रॉ करना आना चाहिए, सर्किट को रीड्रॉ करना आना चाहिए। 6 और 6 किस में है, 6 और 6 ये है, 6 और 6 को हमने 6 और 6 का 12 ओम हो गया है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ हमने क्या लगा दिया, एक ये लगा दिया, ये क्या लगा दिया, एक 6 और 6 का एक 12 ओम लगा दिया यहाँ पैरेलल में। ठीक है, 6 और ये कितना दे रखा है, 3 ओम दे रखा है। ठीक है, बाकी सर्किट को ऐसे ही करना है, बाकी सर्किट को कुछ नहीं करना है, बाकी सर्किट को हमने एज इट इज रखना है। ये क्लियर, बाकी सर्किट को कुछ नहीं करना है। 4.8। अब देखो ये दोनों 12 और 3 पैरेलल में है, तो आर डैश कितना आ जाएगा, R1 R2 3 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 3, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 36 और
कितना आ जाएगा, ठीक है, और 15 इतना आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगी 36, ठीक है। तो आर डैश कितना आ जाएगा, आर डैश कितना आ जाएगा, 3 से काटो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 5 जा, इतना ओम आ गया ये, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद v इक्वल टू आई आर लगा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, v इक्वल टू आई आर से आई लगा देते हैं। v कितना है 4.8, 4.8 अपॉन 36 अपॉन 15, 36 अपॉन 15 को हमने और सॉल्व करके कुछ लिख दिया था, ठीक है। ये आ जाएगा 12 और इंटू 5, ठीक है। अब देखो 2 से कैंसिल करो, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 3 से काटो, 3 2 जा 6 और 8, तो कितना आ जाएगा 0.8 इंटू 5 अपॉन 2, 4 44 4/2 दैट मीन्स 2 एम्पियर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देखो इस तरीके से आंसर तक पहुंचना है, आंसर तक इस तरीके से पहुंचना है। तो इसका करेक्ट जो करंट आ जाएगी इसमें कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 2 एम्पियर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 23 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23 नाउ 24, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, ये कितना होगा 36 इंटू 10⁵ जूल, ठीक है। क्लियर हो चुका है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 इंटू, क्या लिखेंगे, वो किलोवाट को वाट में बदलोगे पहले, ठीक है, 1000 वाट आ जाएगा। क्या करोगे, देखो 1000 वाट इंटू सेकेंड में बदलो, 3600 सेकेंड, तो सॉल्व करोगे तो 36 इंटू 10⁵ जूल आ जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर। नाउ 25A, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बहुत पॉपुलर है, ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन, इन्हीं में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे पक्का देंगे, ठीक है। 25, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25 नाउ 26, ठीक है। 26 क्या है, द रेडियस ऑफ मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ऑर्बिटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आर इक्वल टू कितना होता है, एम वी अपॉन क्यू बी, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होती है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो 26 का बी करेक्ट आंसर है। नाउ 27 टेस्ला, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की तो होगी नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर। नाउ 28 क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड डी बी ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट डिस्टेंस आर, ये बायो-सावर्ट लॉ है। तो देखो बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसका, ये हो गई डायरेक्शन, वेक्टर फॉर्म की लिखेंगे तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप इस आर कैप को ओपन करो, आर वेक्टर अपॉन आर मॉड, ठीक है। तो अब देखो वेक्टर लिखेंगे ए बी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, आई ये हो जाएगा डी एल क्रॉस आर म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई भी लगाएंगे, कांस्टेंट की वैल्यू है, म्यू नॉट बाय 4 पाई भी आएगा, ठीक है, अपॉन आर और आर स्क्वायर और आर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में है देख लेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल क्रॉस आर, पहला वाला तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ये सी वाला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर,
ठीक है, ऐसे आपने ऐसे एग्जाम में ऐसी अप्रोच अपनानी है। ठीक है, 28 का सी आंसर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28। अब देखो 29 क्या है, देखो व्हेन टू पैरेलल वायर्स कैरीज करंट इन द सेम डायरेक्शन। देखो ये दो इनफाइनाइट वायर हैं, ये I1 है और ये I2 है। तो देखो इसमें जो फोर्स लगता है, फोर्स पर यूनिट यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर कितना आता है, μ0I1I2/2πr। इसको भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। इस फॉर्मूले को पक्का ध्यान रख के जाना, क्योंकि यहाँ से आते हैं न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से। और व्हेन करंट इन सेम डायरेक्शन, तो जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन का होता है। ठीक है, जब करंट सेम दोनों वायर में सेम डायरेक्शन फ्लो हो रही होगी तो फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्शन का होगा। तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, फिर से एक होमवर्क दे रहा हूँ 29 का। फिर से तुमको एक कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि देखो सपोज एक वायर है, ये I1 करंट फ्लो हो रही है और इसमें I2 अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, अब I जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो फोर्स कैसा होगा ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन टाइम बचाते हैं अगर आपको सीधे आंसर ध्यान है तो। नाउ 29 कंप्लीट। अब 30। ठीक है, 30 अ इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 60। ठीक है, देखो जब वी एंड बी के बीच में जब एंगल 0 होगा तो पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जब वी और बी दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो तब पाथ होता है सर्कुलर। पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। जब 0 और 90 को छोड़ के कोई सा भी एंगल हो जाए तो पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, बहुत ध्यान से सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ 31 क्वेश्चन है, चार्ज पार्टिकल क्यू इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट, देन फोर्स। उस फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई प्लस मैग्नेटिक फोर्स एफ क्यू। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, दोनों का सम होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स। तो क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, नॉट बी क्रॉस बी। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, हमको वी क्रॉस बी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सेकेंड होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 31। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 is very important. In a certain region of space, electric field E, magnetic field B are perpendicular to each other and electron enter in a perpendicular to direction. ठीक है, और both and moves undeflected। ये क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, अनडिफ्लेक्टेड की कंडीशन क्या होती थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता था, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता था वेलोसिटी के, तो देन जो वेलोसिटी होती थी वो E/B होती थी। मॉडुलस ले लो इसका। ठीक है, तो जो पार्टिकल होता था वो सीधे चले जाता था, पार्टिकल क्या चले जाता, देन वेलोसिटी क्या होता था, जो पार्टिकल होता था वो अनडिफ्लेक्टेड चले जाएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी सिलेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे पहचानोगे, अनडिफ्लेक्टेड की कंडीशन क्या है, 3 के 3 आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो पार्टिकल में कोई फोर्स नहीं लगेगा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में चले जाएगा और उसकी वेलोसिटी v इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ई अपॉन मॉडुलस ऑफ बी के इक्वल होगी। ठीक है, तो 32 का ये आंसर। ठीक है, 32। नाउ 33। ठीक है, 33 एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, चार्ज q, काइनेटिक एनर्जी E एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। देखो टाइम पीरियड कितना होता है, 2πm/qb होता है। टाइम पीरियड को भी ध्यान रख लो। ठीक है, टाइम पीरियड को भी ध्यान रख लो। एक कोई पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो जो इसका टाइम पीरियड होगा 2πm/qb होगा। हमसे तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड, तो qb/2πm। दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, बराबर न्यूमेरिकल आते हैं इनसे। ठीक है, तो qb/2πm,
क्यू बी बाई 2πm, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर 33। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 34। ठीक है, 34 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद वेलोसिटी, देखो v दे रखा है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.3 टेस्ला। ठीक है, थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, और ई बाई एम दिया है। देखो टाइम बचाने के लिए हमको ई बाई एम का रेशियो दे दिया है 1.6 × 10⁻³ एग्जामिनर भी समझता है कि इस बार एमसीक्यू पेपर हो रहा है तो इनका टाइम बचा दिया जाए। तो देखो रेडियस का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो देखो ये केस किसका होगा, जब थीटा डिग्री मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री पे। तो इस केस में जो पाथ होगा पार्टिकल का कैसा होगा, हेलिकल पाथ होगा। और हेलिकल पाथ की जो रेडियस होती है एम, वी का कौन सा कंपोनेंट लेते हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन क्यू बी। और वी परपेंडिकुलर क्या होता है, वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप वैल्यू पुट करोगे, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का मास अब देखो यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या दी है एग्जामिनर ने, टाइम बचाने के लिए तुमको ई बाई एम का रेशियो दिया है। ठीक है, ई बाई एम दे रखा है। अब फॉर अ इलेक्ट्रॉन के लिए आप पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखोगे, चार्ज को किससे रिप्लेस कर दोगे, ई से रिप्लेस कर दोगे, क्योंकि अब तो हम इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की जब बात करेंगे तो क्यू की जगह ई लिख देंगे हम, और हमको ई बाई एम दे रखा है, हमको। ठीक है, तो ई बाई एम, तो हम इसका क्या करेंगे, एम बाई ई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, है ना। तो वी हमको कितना दे रखा है, वैल्यू पुट करते हैं। वी दे रखा है 10⁻³ साइन दे रखा है साइन 30 1/2 जो कि होता है, और m बाई ई की वैल्यू निकाल लेंगे। e बाई एम है तो m बाई ई क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1.6 × 10⁻11 आ जाएगा, इंटू बी दे रखा है, b कितना दे रखा है 0.3 टेस्ला, बी दे रखा है 0.3 टेस्ला। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे जो रेडियस की वैल्यू आती है 10⁸ के आसपास इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, 10⁻, जब हम इसको सॉल्व करके देख लेंगे तो 10⁻⁻8 के इक्वल इसको सॉल्व करके आंसर आता है। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। देखो क्वेश्चन अच्छा है, करोगे कैसे, ये एक अच्छी अप्रोच है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ई बाई एम दिया है तो उसका यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, नाउ 35 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आप करके चले जा रहे हैं तो बहुत फायदा होगा। देखो 35, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आइडियल है तो उसका इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, और एमीटर का 0 होना चाहिए। एमीटर का कितना होना चाहिए, 0, ये भी याद रखना है। 35 नाउ 36 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 36, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, चार्ज दे रखा है -2 माइक्रोकूलम, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 2 टेस्ला, वाई डायरेक्शन में एक्टिंग कर रहा है, वेलोसिटी हमको दे रखी है, तो फोर्स से बताना है। देखो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, F=QVB sin थीटा। अब देखो इससे तो काम पता नहीं चलेगा, अब हमको इसका वेक्टर फॉर्म आना चाहिए, QV×B, है ना। अब देखो Q है ना, ये जो Q, इसको ये स्केलर क्वांटिटी होता है तो विथ साइन रखना है, इसको विथ साइन रखना है, इसकी वैल्यू साइन के साथ रखना है। तो जो कि मुझे इसमें -2 दिया है, -2 माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम को कूलम में बदलो, -10⁻6 से करना पड़ेगा कूलम। अब देखो ये तो हो गया, क्यू की बात तो होगी, वी हमको दे रखा है, देखो ये 2i कैप + 3j कैप × 10⁻6, ये वी दे रखा है। इसका क्रॉस बी दे रखा है 2, और बी की डायरेक्शन लिखेंगे वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, ये हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये 10⁻⁻ है प्लस ये तो कैंसिल कर दो, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, हमको क्या, हमें क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, देखो साइक्लिक पैटर्न फॉलो करता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, अब देखो -2 ऐसे ही रहने दो,
अब देखो 2 2 × 2 4। अब देखो I क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होगा के। तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और आई क्रॉस जे क्या होगा के होगा। ठीक है, प्लस बीच में आएगा प्लस 3 × 2 6, जे क्रॉस जे होता है 0, जे क्रॉस जे होता है 0। तो ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, 4 2 जा 8 माइनस के कैप। देखो अगर आउटवर्ड आएगा तो प्लस और प्लस जेड, इनवर्ड आएगा तो माइनस जेड। तो ये क्या आएगा 8 न्यूटन माइनस जेड डायरेक्शन। अगर बाहर को आता तो प्लस जेड होता, ठीक है, अंदर आ रहा है तो माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 न्यूटन माइनस जेड डायरेक्शन कौन सा ऑप्शन है देख लेंगे। 8 न्यूटन इन माइनस जेड डायरेक्शन, 8 न्यूटन इन माइनस जेड, प्लस जेड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 8 न्यूटन इन माइनस जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो बहुत बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आजकल बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से रखेंगे। अब देखो 37 क्वेश्चन क्या है, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लो रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है पैरेलल में। लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जिसको शंट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं शंट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 37। नाउ 38 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के लिए हमको हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है पैरेलल में। हाई रेजिस्टेंस, सॉरी पैरेलल नहीं, सॉरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी। कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 38। ठीक है, नाउ 39 तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। एन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल फॉलो सेम सर्कुलर पाथ, मतलब रेडियस सेम है। सेम सर्कुलर पाथ मतलब दोनों की रेडियस सेम है। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, देयर काइनेटिक एनर्जी। तो तुमको देखो रेडियस का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने अपने जब मैं क्लास पढ़ा रहा था तो वहाँ डिस्कस किया था मैंने। रेडियस को मैंने डिफरेंट टाइप्स में कैसे लिखते हैं वो बताया था। तो काइनेटिक एनर्जी वाला ये आ गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, अब यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ हमसे हम देखो स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से हमको क्या निकालना है बोलो, यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। पहले तो आप ये वाला स्टेप क्लियर है तो हाँ बोलो। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है तो ठीक है, हमने काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब देखो सेम सर्कुलर पाथ है तो रेडियस कांस्टेंट है तो पहले ही कैंसिल कर दो, बी कांस्टेंट होगा, 2 कांस्टेंट होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी का जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो पता चल गई हमको। काइनेटिक एनर्जी का प्रोपोर्शनैलिटी वो क्यू स्क्वायर बाय 2m पर वेरी कर रही है, सिर्फ क्यू स्क्वायर बाय m पर वेरी कर रहा है। टू भी मैं इनको पहले कट क्यों कर दे रहा हूँ, क्योंकि जब रेशियो लूँगा तो बाद में कैंसिल होंगे ही ये, तो मैं पहले ही कैलकुलेशन आसान बना ले रहा हूँ। ठीक है, पहला कौन है, प्रोटॉन है, और दूसरा क्या है, अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए इसको लिख दो। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखो काइनेटिक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, वो होता है प्रोटॉन का क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन मास कितना हो जाएगा, मास का तो मास ऑफ प्रोटॉन ही होगा। ठीक है, अब देखो अपॉन अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4। अल्फा पार्टिकल इज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो 2 टाइम्स होता है, क्या होगा, चार्ज क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ चार्ज, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, अपॉन मास क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो 1:1 आ गया। आंसर क्या आ गया
1:1 क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। तो देखो सिस्टमैटिक ढंग से, सिस्टमैटिक तरीके से आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से उड़ा सकते हो। ठीक है, बहुत आसानी से हर एक स्टेप को ध्यान से करके आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो, और ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, 39। अब देखो 40, आज का क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इफ़ द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर वेरी। तो देखो हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमको ये पता होना चाहिए एंगल ऑफ डिप क्या होता है, टेन इनवर्स बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजेंटल होता है। अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्वेश्चन में कह रहा है इक्वल है, तो ये तो 1 हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। और 1 कहाँ पर होगा, जब 45 होगा, 1045 1 होता है। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट बहुत होता है। ठीक है, नाउ 41 को देखते हैं। 41 क्या कह रहा है, देखो एट अ सर्टेन प्लेस, देखो हम जानते क्या है, फिर से वही देखो, हमको एंगल ऑफ डिप निकालना है। ये होता है टेन इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब हमको क्या दे रखा है, देखो टेन इनवर्स बी, वी को तो ऐसे ही रहने दो, बी एच दे रखा है 1/√3, 1/√3 ऑफ बी वी। तो बी वी से बी वी कैंसिल हो जाएगा और ये √3 ऊपर चले जाएगा, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 60। और 60 कहाँ पर होता है, टेन इनवर्स √3 हो जाएगा, सॉरी टेन इनवर्स √3 हो जाएगा ना, ये टेन इनवर्स √3 हो जाएगा। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स √3 हो जाएगा। और टेन इनवर्स √3 होगा तो डेल्टा कितना हो जाएगा, 1060 होता है √3। तो एंगल ऑफ डिप उस प्लेस में क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा, 60 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आपने क्वेश्चन करने 41। ठीक है, तो 41 क्वेश्चन। नाउ 42, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। टेस्ला तो मैग्नेटिक फील्ड की होती है, होगा नहीं, ऑरस्टेड होगा नहीं, गॉस मैग्नेटिक फील्ड की, गॉस सीजीएस यूनिट होती है फ्लक्स का। तो हमें ऐसा ही पूछ रहा है, तो वेबर इज द ऐसा यूनिट। ठीक है, 43, अ मूविंग कंडक्टर कॉइल प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस ईएमएफ ई इक्वल टू d∅dt। जब भी फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये किसने बताया, ये फैराडे ने बताया। ये किसने बताया, फैराडे ने। ठीक है, फैराडे ने बताया। 43। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट किसने बताई, तो दिया लेंज ने। इसलिए मैंने इसका आंसर लेंज नहीं लिखा। लेंज ने हमको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताई और फैराडे ने हमको ईएमएफ लिखना सिखाया। ठीक है, 44 इफ एल एंड आर डिनोट्स इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस देन एल अपॉन आर। देखो जब इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को आप डिवाइड करोगे तो ये टाइम की यूनिट आ जाती है। ये किसका यूनिट आ जाएगा, टाइम। किसका यूनिट, किसके इक्वल आती है इसको सॉल्व करने पर, टाइम। तो इसका बी ऑप्शन हमेशा ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम, जब एल और इंडक्टेंस की डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, आर का भी निकालना सिखाया, डिवाइड करोगे तो टाइम के इक्वल आ जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और 45 भी देखो इसी से रिलेटेड है, एल अपॉन आर का क्या होगा, देखो एल अपॉन आर का क्या होगा, टाइम का सेकंड हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट क्या होगी, सेकंड। 45। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 45। ये तो वन वर्ड क्वेश्चन है। 46 पॉपुलर क्वेश्चन, लेंज लॉ इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 46 का सी क्लियर हो चुका है। 47 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 47 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको देखो आई और वी का ग्राफ दिया है और कौन सा ऑप्शन सही है कह रहा है। ठीक है, तो देखो हम इसको करते कैसे हैं, एक बार ये दिया है v और ये दिया है i, ये हमको दे रखा है t2 और ये हमको दे रखा है t1। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हम इनकी स्लोप निकाल लेते हैं। सपोज ये एंगल कितना हो जाएगा, θ1 और ये छोटा वाला θ2। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ बताओ, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 है कि नहीं है बताओ। ठीक है, तो स्लोप निकाल देते हैं, tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2।
अब देखो ये दो ट्राइंगल बना देते हैं हम, ये θ1 और θ2, ठीक है। तो θ1 क्या हो जाएगा बताओ, टेन थीटा, टेन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा देखो ये, और बेस आई बाई वी, और ये टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन, ये भी आई बाई वी, tan θ2 निकालोगे ये आ जाएगा T2। अब देखो आई बाई वी तो कुछ नहीं होता है, वी बाई आई होता है, तो रेसिप्रोकल कर लो, वी बाई आई, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, रेसिप्रोकल कराया तो वी बाई आई और T2। वी बाई आई क्या होता है, आर, रेजिस्टेंस ऑफ आर T1 लेस देन दैट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ T2, या हम कह सकते हैं T1 इज लेस देन दैट ऑफ T2। तो देखो इसमें से अब ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन देखो यहाँ से हमें कौन सा, हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, T1 इज लेस देन दैट ऑफ द T2। क्लियर, तो कैसे करते हैं वो भी बता दिया। 47 का सी, 47 हो गया, ठीक है। अब देखो 48, 48 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 क्या कह रहा है, इन द पार्ट ऑफ द सर्किट सोन इन फिगर पोटेंशियल डिफरेंस जी, जी ये है, जी ये है और एच, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर को देखते हैं, देखो सबसे पहले फिगर को देखते हैं, ये करंट बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ से तो आ रही है 2 एम्पियर की करंट आ रही है, और बाहर कितनी निकल रही है 3 और 1 4। तो सबसे पहले करंट को बैलेंस करो, यहाँ से 2 एम्पियर आ रही है तो ये भी 2 ही एम्पियर आएगी। अब यहाँ यहाँ अचानक से 4 हो जा रही है, 4 कैसे होगी, देखो यहाँ से कितनी आ रही है, ये तो 2 ही एम्पियर आ रही है। यहाँ 4 कब होगी बताओ, जब यहाँ से 2 एम्पियर करंट ऊपर को आ रही होगी, है ना। जब यहाँ से क्या आ रही होगी, 2 एम्पियर करंट ऊपर को आ रही होगी, तो जंक्शन में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 आ रही है, यहाँ से 2, तो यहाँ कितनी चली जाएगी 4 एम्पियर, यहाँ भी कितनी चली जाएगी 4 एम्पियर, यहाँ से फिर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमको चलना आना चाहिए जी से, ये यहाँ तक चलना आना चाहिए, बस ये चलना सिखाया है मैंने, ठीक है। वीजी, अब वीजी में खड़े हो, वीजी में खड़े हो गए तो वीजी लिखेंगे हम, वीजी का पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल का लॉस होता है, तो माइनस, जब तुम 2 इंटू 4 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा लॉग गेन, छोटे से बड़े में क्या होगा, +3 आ जाएगा, गेन हो जाएगा। अब फिर देखो ये करंट की डायरेक्शन में जाने पर I इंटू आर का प्रोडक्ट, I कितनी आ रही है 2, R कितना है 2, पोटेंशियल का लॉस होता है, माइनस लगा दूंगा। अब देखो हमने नीचे, अब देखो हम कैसे जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्या है, हम जा रहे हैं डाउनवर्ड, और यहाँ से करंट आ रही है ऊपर को, तो दोनों की अपोजिट है, तो यहाँ क्या लिखूंगा, प्लस आ जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा, देखो इस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 1, और इसमें करंट आ रही है 2, ठीक है। अब कहाँ पहुँच गए हम, पोटेंशियल एच में पहुँच गए, सॉल्व कर लेंगे, ये चलना आना चाहिए बस। वी जी माइनस 4, सॉरी 4 नहीं, 4 2 जा 8, +3 -4 +2 इक्वल टू वी एच। देखो कितना हो जाएगा, -12, -12 और 5 -7, वी जी -12 और -7 इक्वल टू वी एच, वी जी माइनस वी एच, वी जी माइनस वी एच इक्वल टू 7 वोल्ट, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखो सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना है, करंट बैलेंस करो। सबसे पहले क्या करेंगे, करंट बैलेंस करेंगे, और फिर सर्किट में चलना आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं करंट बैलेंस करना आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इसका 7 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो करंट बैलेंस करना आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में करंट बैलेंस करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 48, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 48। देखो अगला भी वही है किरचॉफ से। 49, इन द सर्किट सोन इन फिगर द पोटेंशियल एट पॉइंट ए 0, हमको क्या दे रखा है, वी ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 दिया है, पोटेंशियल एट बी हमको निकालना है, वी बी निकालना है। तो देखो सर्किट को ध्यान से देखते हैं, हम सर्किट का एनालिसिस करेंगे, तो देखो यहाँ से तो कितनी एम्पियर आ रही है, 1 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से भी देखो 1 एम्पियर ही जाएगी,
यहाँ पर भी 1 एम्पियर ही है। और ये है देखो जंक्शन, यहाँ 2 एम्पियर जा रही है। 2 एम्पियर तभी जा सकती है जब यहाँ से कितनी एम्पियर आ रही होगी, 1 एम्पियर आ रही होगी। यहाँ से 1 एम्पियर आ रही होगी, यहाँ से 1 एम्पियर करंट यहाँ पर आ रही होगी। तो देखो ये 1 और ये 1, तो अब ये 2 बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको ए का 0 दिया है, बी का निकालना है। तो देखो ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूँगा पता है। अब सबसे पहले तो देखो मैंने करंट बैलेंस कर ली। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, करंट बैलेंस कर दिया हमने। करंट बैलेंस कर लिया हमने सबसे पहले। अब हमको क्या करना है, ए से बी तक चलना। देखो ये R1 की वैल्यू नहीं दी है, तो यहाँ से जाने से कोई फ़ायदा नहीं, और यहाँ से भी कोई जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू, हम उस रास्ते से जाएंगे जहाँ हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होगा। तो हमको ए से जाना है, तो हम ये वाला रास्ता सिलेक्ट कर लेते हैं, ये और ये पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये मेरा रास्ता है। अब देखो लिखना सीखते हैं। देखो वी ए में खड़े हैं, तो वी ए का पोटेंशियल वी ए, देखो माइनस छोटे से बड़ा में प्लस होता है हमेशा। ठीक है, अब हम कहाँ चले गए देखो। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये हम देखो हमारा डायरेक्शन ऊपर को, करंट नीचे को आ रही है, तो मैं यहाँ लिखूँगा प्लस आई। आई कितना लिखूँगा 1 इंटू आर कितना लिखूँगा 2। ठीक है, अब देखो मेरी डायरेक्शन है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, रेजिस्टेंस तो है नहीं। अब वोल्टेज का लिखूँगा, देखो वोल्टेज का लिखूँगा। अब मैं ऐसे जा रहा हूँ, मेरे ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा हूँ, तो लॉस होगा -2। कहाँ पहुँच गया, वी बी में पहुँच गया। तो कितना हो गया ये, वी ए +1 +2 -2 इक्वल टू वी बी। कैंसिल, वी ए इक्वल टू -1, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ये आ जाएगा, इधर ले जाओगे तो -1 आ जाएगा। और वी ए 0 दिया है, 0 माइनस वी बी, 0 माइनस वी बी इक्वल टू -1, वी बी इक्वल टू 1 वोल्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वी बी इक्वल टू -1 नहीं आएगा, हाँ 1 वोल्ट आएगा, क्योंकि देखो वी ए 0 दिया है, वी ए 0 दिया है, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पर -1 आ जाए, सॉरी +1 आ जाएगा। +1 -1 +1 दोनों दिए हैं, तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये देखो छोटी ये प्लस आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, +1 वोल्ट आ रहा है, +1 वोल्ट। क्लियर है। तो इस तरीके से ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप करंट बैलेंस करें और सर्किट में चलना सीखें। ठीक है, इसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, आप उसको एक बार देख लेंगे। 49 का फर्स्ट आंसर ना, 49 देखो 50। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ये दे रखा है हमको, बी दे रखा है। देखो हमको बी कितना गिवन है, हमको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 3.57, 3.57 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। ठीक है, और देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन कराया था। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, EB/2πm। ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है इतनी होती है। ठीक है, अब वैल्यू रखना शुरू करो। देखो E/m एग्जामिनर ने तुम्हारा टाइम सेव किया है। E/m की तुमको सीधे वैल्यू दे रखी है, सीधे रखो 1.76 इंटू 10⁻11। बी दे रखा है 3.57 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 2 इंटू पाई 3.14। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर यह आता है 1 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 1 गीगाहर्ट्ज़ आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, 1 गीगाहर्ट्ज़, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन हो गए। क्लियर, ये 50 क्वेश्चन। नाउ 51। ठीक है, नाउ कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 51। क्लियर, नाउ कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 51 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 51। देखो 51 क्या है? 51 भी रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से ही है। 51 देखो, सबसे पहले इक्वी पोटेंशियल मेथड लगाओ। कौन सी लगाओगे? क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिंग वायर दिख रही है हमको। इक्वी पोटेंशियल मेथड लगाओ, ठीक है। देखो इक्वी पोटेंशियल मेथड क्या कहता है? देखो अगर ये पॉइंट ए होगा तो ये भी ए होगा, ये पॉइंट ए तो ये भी ए, ये 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 भी पॉइंट ए, ठीक है, ये भी ए, ठीक है। अब ये पॉइंट ए तो ये भी पे, इससे ये ए। देखो कितना आसान है, ये ए, ठीक है, ये ए। क्योंकि कनेक्टिंग वायर है ना, उसका रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल मानते हैं, इसलिए पोटेंशियल का कोई लॉस नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया है, देखो, ठीक है। अभी सर्किट को रीड्रॉ कर लो। देखो सर्किट को जब तुम रीड्रॉ करोगे, देखो ये देखो ए और ए और ए, ये दोनों एक ही टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं है। ये भी ए, ये भी ए, ये भी बेकार हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, रेजिस्टेंस बेकार, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ये भी, ये देखो सेम, हमेशा पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, बेकार हो जाएंगे। पोटेंशियल का डिफरेंस है ही नहीं, तो सिर्फ देखो इसमें है, देखो ये है ए, ये है बी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। देखो कितना आसान है, चीज़ें कितनी आसान है, प्रैक्टिस से बहुत आसान है, ठीक है। हमेशा देखो करंट तभी फ्लो होगी जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। इन पॉइंट के बीच में कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो उससे सब बेकार कैंसिल हो जाएंगे। 51 का ए। नाउ देखो 52 क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द पोटेंशियल इक्विवेलेंट डिफरेंस बिटवीन ए और डी। देखो जिस भी टर्मिनल के बीच में आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने को कहता है, सबसे पहले आप उन दो टर्मिनल को एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। ए और डी कह रहा है तो मैं ए और डी को एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। जो पहले कह रहा है उसको पॉजिटिव और बाद वाले को नेगेटिव से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। ये हो गया, देखो क्लियर। अब करंट फ्लो कराना सीखो। देखो ये करंट इसमें भी जाएगी, ये जंक्शन है, कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ चले जाएगी, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फुल नहीं जाती है, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ से कुछ यहाँ कोई करंट नहीं जाएगी, ओपन सर्किट में करंट नहीं जाती है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। बस अब सर्किट को रीड्रॉ करो, देखो ये 10 और 10, ये 10 और 10 किस में हो जाएंगे? सीरीज। ये 10 क्योंकि करंट सेम है, ये 10 और 10 किस में हो जाएंगे? सीरीज। तो देखो ये वाले 10 को मैंने ऐसे रहने दिया, 10 और 10 का मैंने यहाँ पर 20 लगा दिया, और 10 और 10 का यहाँ पर मैंने 20 लगा दिया है, और फिर यहाँ पर एक ऐसी है, ठीक है ना। बहुत आसान है, सब बताया है। अब देखो ये है 10, ये है 20, ये है 20, ये है 10। 20 और 20 का अगर तुम ये दोनों पैरेलल, ये दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में 20 और 20 का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 400 अपॉन 40 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 10, ये 10 और ये 10, 10 ओम 10 ओम 10 ओम, ये सब सीरीज में है, क्योंकि जो करंट है इसमें जाएगी वही सब में इसमें जाएगी। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 10 प्लस 10 प्लस 10 30 ओम आ जाएगा। सर्किट देखने में खल्ली पड़ा है, पर आंसर कितना आसान है, 30 ओम इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ 53, ठीक है। 53 क्या कह रहा है? इन अ रीजन स्टडी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट इफ टू फील्ड आर पैरेलल। मैंने बताया था अगर ई पैरेलल टू बी हो गया, ठीक हो गया, तो पार्टिकल एक पर, तो पार्टिकल का जो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। 53 पैरेलल नहीं, सब परपेंडिकुलर, ठीक है। 53 54 का देखो, और ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
इसका आंसर होगा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस में वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। और एसी जनरेटर, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एसी जनरेटर किसके प्रिंसिपल में काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। ईएमआई पर कौन वर्क करता है? ये एसी जनरेटर। ठीक है, 54 क्लियर है। 55 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एडी करंट इज नॉट यूज्ड। देखो, इंडक्शन फर्नेस में होती है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में होती है, हीटर में नहीं होती है। ठीक है, हीटर में एडी करंट से नहीं होती है, तो फोर्थ आंसर इसका करेक्ट है 53। क्लियर हो रहा है। नाउ 54 इफ थीटा वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ थीटा वन एंड थीटा टू बी द अपरेंट एंगल ऑफ द डिप ऑब्जर्व इन टू वर्टिकल प्लेन एट राइट एंगल, देन द रिलेशन कौन सा सही है? देखो, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है 54। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पक्का करके देखेंगे एग्जाम से पहले। 55 यूनिट मैग्नेटिक मूवमेंट आई एम इक्वल टू आई ए होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ सकता है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर ए एल स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला 55। ठीक है, 55। नाउ 56, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ इंडक्टर। इंडक्टर में कितनी एनर्जी होती है? हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखी है हमको, देखो 25 इंटू 10⁻³ जूल इक्वल टू हाफ एल, एल हमको निकालना है। ठीक है, इंटू आई, आई हमको दे रखी है 60 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यहाँ पर से जो सॉल्व करने पर आता है 13.8889 आता है, तो ये है इसका, जो कि ऑप्शन नंबर हमको ऐसा डी में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर, सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, 56। नाउ 57 अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इक्वल टू 0.04 टेस्ला विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स, ये धोखा, ये है धोखा, ये धोखा है। ठीक है, ये एंगल 90 नहीं दिया है, एंगल को 90 मत लेना, ये प्लेन के साथ 90 दिया है। हमको मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए होता है, तो हमेशा 0 होगा। द रेडियस ऑफ लूप स्टार्ट श्रिंकिंग, श्रिंकिंग मतलब कम हो रही है, तो ये हमको dr/dt दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, 2 मिलीमीटर को उसमें बदलो, मिलीमीटर को 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ऐसा यूनिट में। और आर इक्वल टू क्या करना है? 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻² मीटर। हमको क्या निकालना है इसमें? इंड्यूस ईएमएफ ई निकालना है। देखो, ई इक्वल टू क्या होता है? -d∅/dt, ये फैराडे का लॉ है। और देखो, बी इक्वल टू क्या होता है? बी इक्वल टू क्या होता है? माइनस को ऐसे रहने दो, d/dt ऑफ फाइव बी डॉट बी ए कॉस 0। यहाँ 90 मत लेना है, 90 प्लेन के साथ दिया है, हमको एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए, तो 0 होगा। कई बच्चे क्या करेंगे, इस थीटा को 90 ले लेंगे और आंसर 0 आ जाएगी। ये 90 डराने के लिए दिया है, ये 90 किसके साथ दिया है? कॉइल की प्लेन के साथ दिया है, और हमको एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए होता है, तो 0 होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसीलिए तो देखो, b क्या है? b कांस्टेंट है, बाहर ले लो, d/dt ऑफ a आ जाएगा। अब हमको रेडियस दी है, तो d/dt ऑफ πr², सर्कुलर लूप है, तो माइनस बी पाई आर स्क्वायर का, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, फिर आर का फिर करना dr/dt, और इसको क्या रखना है? विथ साइन रखना, विथ साइन रखना, श्रिंक हो रहा है तो माइनस आएगा ये। ठीक है, अब देखो सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। अब b कितना दिया है, अब तुम लोग खुद देख लो। b हमको कितना दिया है? 0.04 टेस्ला। अब देखो, जब इसको आप सॉल्व करोगे, इक्वल टू 0.04 टेस्ला इंटू पाई 3.14 इंटू 2r, एक माइनस भी आगे से आएगा, माइनस भी आएगा, इंटू 2 की जगह 2, r की जगह
2 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर। dr/dt की जगह श्रिंक हो रहा है, माइनस श्रिंक हो रहा है तो माइनस 2 × 10⁻⁻³ ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्व करने पर इसका आता है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर ये आएगा 3.2। ये पाई की वैल्यू मत रखो, पाई को ऐसे ही रहने देना, ठीक है। इस पाई को सॉल्व मत करो, क्वेश्चन में वैसे ही आ रहा है। ये 3.2 पाई इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट आएगा। इसको सॉल्व करके सॉल्व कर लेना, ठीक है, इतना आएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं ऑप्शन पर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3.2 पाई इंटू -6 को हम माइक्रो वोल्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं इसको? 3.2 पाई माइक्रो वोल्ट। देखो स्टेप ध्यान से समझना है, ठीक है। आंसर तो आ जाएगा, पर क्वेश्चन की फील आनी बहुत ज़रूरी है। फील देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि थीटा को 90 रख देंगे और आंसर 0 कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये प्लेन के साथ एंगल दिया है, हमको एरिया एंगल किसके बीच का चाहिए? बी एंड एरिया वेक्टर के बीच का, जो कि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। तो थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा और थीटा 90 नहीं होगा। वो डराने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आप लोगों को पता है नहीं पता है कि एंगल किस किस के बीच का होता है, इसलिए ये दिया है क्वेश्चन 57, ठीक है। नाउ 58 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0.5 रोटेटेड विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी r दे रखा है 0.5 मीटर, ओमेगा दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.1 टेस्ला। तो ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ का सीधे सीधे फॉर्मूला होता है हाफ बी ओमेगा, ठीक है, r², ठीक है ना। क्लियर है? कितना होता है? L², हाफ बी ओमेगा L²। ये L रेडियस ही बन जाएगी। देखो रेडियस क्यों बनेगी? ये साइकिल का ये है, ये साइकिल के स्पोक्स हैं। देखो ये L क्या बन जाएगी? रेडियस बन जाएगी इसकी। हाफ बी कितना दिया है? 0.1 इंटू 10 इंटू 0.5 इंटू 0.5, सॉल्व करोगे 0.125 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो गलती से भी 0 मत लिख के आना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाफ बी ओमेगा L², ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला सीधे सीधे एमसीक्यू में आता है एग्जाम में, सीधे सीधे एमसीक्यू भी पूछ ले रहा हो, ठीक है। 58 59 अ ट्रांसफार्मर यूज टू लाइट कह रहा है 100 वॉट। तो ये आउटपुट पावर दी है, देखो आउटपुट पावर दी है, और ये क्या दे रखा है? आउटपुट वोल्टेज दे रखी है 110 वोल्ट। लैंप ये हमको क्या दे रखा है? इनपुट दे रखी, इनपुट वोल्टेज दे रखी है, देखो 220 वोल्ट। इफ़ करंट का होगा मेन, हमको क्या दे रखा है? प्राइमरी में दे रखा है 0.5। एफिशिएंसी पूछा है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाओ, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। आउटपुट पावर दिए है 100, आउटपुट पावर कितनी दी है? 100। आउटपुट पावर दी है 100, क्योंकि हमें आउटपुट सेकेंडरी कॉइल में मिलता है 100 अपॉन पी इनपुट नहीं दिया है, तो P = VI लगा दो। V प्राइमरी और I प्राइमरी। V प्राइमरी कितना है? V प्राइमरी कितनी होती है? 220, ठीक है। वोल्टेज या E भी लिख सकते हो 220। करंट कितनी दी है? 0.5, ठीक है, इंटू 100 ईटा। तो सॉल्व करोगे तो ये 90% आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो देखना है कि तुम्हें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आउटपुट पावर दिया है, इनपुट पावर दिया है, इनपुट कहाँ लगाओगे, आउटपुट कहाँ मिलेगा, सब क्लियर होना चाहिए। तो इसका 4th ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 60। अ लॉन्ग सोलिनॉइड हैज़ 100 टन्स एन दे रखा है, 1000 टन से दे रखे हैं। व्हेन अ करंट आई दे रखी है, देखो 4 एम्पियर,
मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ फाई दे रखा है 4 × 10⁻³ वेबर। एल फाइंड आउट निकालना है। तो देखो क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू एल आई होता है ना। ये एक टर्न के लिए, फाई इक्वल टू एन टर्न्स होंगे तो एन से मल्टीप्लाई कर दो। एन दे रखा है 1000, एल निकालना है, एल निकालना है, तो यहाँ से सीधे एल निकाल लो, ठीक है। तो एन फाई, ठीक है। हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हम यहाँ से एल निकाल लेते हैं। एल इक्वल टू 5/i, एन टर्न्स हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, एक के साथ इतना हो रहा है तो एन से इतना फ्लक्स पास होगा, इसलिए एन दे रखा है 1000, फाई दे रखा है 4 × 10⁻³ आई दे रखी है 4 एम्पियर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, कितना आ गया, एल कितना आ गया 1 हेनरी आ गया, एल कितना आ गया, ये 1 हेनरी आ चुका है, क्लियर है। एन कितना आ चुका है, 1 हेनरी आ गया इसका आंसर। एल कितना आ गया है, ये 1 हेनरी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये है, देखो तो ये आज का जो सेशन है, ठीक है, जो आज का सेशन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसे क्वेश्चन है, इनमें से जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको आ जाए रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करनी है। खुद प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप खुद अपना जजमेंट कर पाओगे कि हम कितना कर पा रहे हैं, कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक हो गया। ये 60 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को एग्जाम से पहले पक्का करके जाना, हर एक जीनियस स्टूडेंट इन क्वेश्चन को करके जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली ये आपका जो सक्सेस रेट होगा एग्जामिनेशन हॉल में, कॉन्फिडेंस देगा आपको, ठीक है। तो और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।